एंड एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ब्रांच अकाउंट के एमसीक्यू करेंगे। इसके शाखा खाते, मतलब कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं शाखा खाते। अब शाखा खाते को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट के हम लोग करेंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे, टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा जल्दी क्लास लेंगे जिससे कि आप लोगों का समय कम खराब हो। तो पहला एमसीक्यू, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये पहला एमसीक्यू है, ये देखिए, ये पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है कि शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। किसके द्वारा शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है, ये बात पूछी गई है। अब ब्रांच में पूछा गया है कि आश्रित शाखा द्वारा, एक पूछा है कि निराश्रित, मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि शाखा हम लोगों की कितने प्रकार की होती है। तो शाखा जो होती है वो हम लोगों की 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक प्रकार होता है हम लोगों का आश्रित शाखा, और एक जो होता है वो होता है हम लोगों का निराश्रित शाखा। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो थोड़ी सी ज़्यादा कठिन है। आश्रित को बोलते हैं मतलब किसी पर आश्रित होना, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और निराश्रित मतलब कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, मतलब कि किसी पर ये मतलब कि डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ये वाले लोग कोई ना कोई ब्रांच पर या हेड ऑफिस पर क्या होते हैं, मतलब कि आश्रित होते हैं। तो ये पूछा गया है कि शाखा समायोजन खाता की मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ये पूछा गया है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आश्रित शाखा द्वारा, मतलब कि डिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा। उसके बाद लिखा हुआ है कि आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि स्वतंत्र शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें कि एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएगा, ठीक है, मान लो कि एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएगा, तो ये तो बात निश्चित है कि ये बात कौन बनाएगा, कि प्रधान कार्यालय बनाएगा। और प्रधान कार्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस बनाएगा, ये बात निश्चित हो गई। अब लेकिन ये पूछा जाता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट कौन करेगा, तो हेड ऑफिस ही के द्वारा तो करेगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, कि इस शाखा के लिए बनाया जाता है, किसके द्वारा, प्रधान कार्यालय द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अंतिम स्कंद की राशि, इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की जो राशि है ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। तो अगर हम लोगों को अंतिम स्कंद को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अगर हम लोग ज्ञात करना है तो कौन सा खाता बनाया जाएगा, उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय खाता, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि शाखा खाता, या फिर स्मरण स्कंद खाता। उसके बाद लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोगों का बी ऑप्शन होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्मरण स्कंद खाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि स्वतंत्र शाखा, मतलब कि इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच की दशा में शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय का खाता होता है। तो शाखा की जो पुस्तकें हैं उसमें मुख्य कार्यालय का खाता कैसा होगा, ये पूछा गया है कि मुख्य कार्यालय का खाता कैसा होगा। डिपेंडेंट ब्रांच को अगर हम लोग नज़र में रखते हैं कि एक तरफ हम लोग देखो 2 पक्ष होते हैं, हमेशा एक ट्रांजैक्शन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है लेने वाला तो एक होता है देने वाला, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को रुपए दिए हैं तो आप लोगों ने क्या किए, प्राप्त किए होंगे। अगर मैंने दिए हैं तो आप लोगों ने प्राप्त किए होंगे। तो हमेशा एक अकाउंट में 2 एंट्री टच कर दी हैं। तो स्वतंत्र शाखा की दशा में शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय खाता होता है। कैसा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। क्यों मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि इसमें आप लोगों को ब्रांच, मान लो कि कौन सा खाता पूछा गया है, कि मैन हेड ऑफिस अकाउंट पूछा गया है। तो किसी में ये मैन हेड ऑफिस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, तो किसी में पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इस बात के लिए मैंने इसको मोस्ट लगाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का व्यक्तिगत खाता। अगर आप लोगों को इसके मतलब कि
आप लोगों को लगता है कि इसके एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मतलब कि जैसे हम बनाते हैं, जैसे मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग ब्रांच की भी क्लास ले लूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें हम लोगों को एमसीक्यू थोड़े से कम समझ में आए हैं। जैसे तो समझ में क्यों नहीं आए होंगे, क्योंकि आप लोगों का पहले बेस क्लियर नहीं है। तो मैंने अभी बेस ये समझाया कि सभी का बेस अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल तथा शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच का अंतर होता है। मान लो कि ये मान लो कि यहाँ पे है हम लोगों की ब्रांच है, ये क्या है हम लोगों की ब्रांच है, और यहाँ पे क्या है हम लोगों का, यहाँ पे है हम लोगों का हेड ऑफिस। अब मान लो कि यहाँ से माल भेजा गया यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए भेजा जाता है माल, ब्रांच के लिए। अब ब्रांच को माल तो भेजा जाता है, लेकिन मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए माल तथा शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच अंतर क्या है। अब मान लो कि हेड ऑफिस ने जो यूनिट भेजे हैं वो मान लो 1000 यूनिट भेजे हैं, और ब्रांच को यूनिट जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 900 यूनिट। तो ये क्या समझा जाएगा कि हेड ऑफिस ने तो भेजे हैं 1000 यूनिट, लेकिन ब्रांच को कितने प्राप्त हुए, 900 यूनिट। तो इसमें से पूछा जाएगा इनके बीच जो अंतर है, ये 1000 में और 900 में अंतर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माल का लाभ बोलेंगे, मार्गस्थ माल बोलेंगे, या मार्ग में हानि बोलेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है कि मान लो कि अभी माल रास्ते में हो, ठीक है, मान लो कि अभी माल रास्ते में हो, तो इसको जो होता है वो होता है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा कि मान लो अभी माल वापस रास्ते में हो और अभी 100 यूनिट आए ना हो, वो बाद में आ जाएंगे, तो क्योंकि माल मार्ग में है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है। देखो ब्रांच अकाउंट आप पूछा है कि देनदार पद्धति में कैसा होता है, तो बहुत सी पद्धतियां होती हैं, उनमें अलग अलग शाखा खाता हो जाता है। देनदार पद्धति में जो शाखा खाता है वो होता है हम लोगों का नाम मात्र का खाता। देनदार पद्धति में क्योंकि एक पक्ष होता है डेबिट और एक पक्ष होता है क्रेडिट, तो ये रूल हम लोगों का जो होता है वो हमेशा हम लोगों का होता है नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होते हैं, 2 रूल। एक होते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो इसमें सारे एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। और ऑल इनकम क्रेडिट, तो इसमें जो इनकम लिखी जाती है वो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में। तो ये अगर पूछा जाता है कि मान लो कि कोई ब्रांच अकाउंट बनाता है, और ब्रांच अकाउंट में 2 कॉलम बनाता है, एक बनाता है डेबिट कॉलम और एक बनाता है क्रेडिट कॉलम, तो डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखेगा, सारे के सारे खर्चे यहाँ लिखेगा और सारी की सारी इनकम यहाँ लिखेगा। तो उसमें ये पूछा है कि ब्रांच अकाउंट इस स्थिति में कैसा होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, या फिर नाम मात्र का होता है। तो नाम मात्र को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम खाता पद्धति में ब्रांच अकाउंट पूछा गया है कि होता है, कैसा अकाउंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रांच अकाउंट अलग अलग नजरिए से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी पद्धति है ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर देनदार पद्धति है तो ब्रांच अकाउंट कैसा होगा, तो ब्रांच अकाउंट होगा हम लोगों का नाम मात्र का। अब कौन सी पद्धति है, अंतिम खाते पद्धति। तो अंतिम खाते पद्धति में शाखा खाता होता है, तो वो कैसा खाता होता है, तो इसमें भी वो कौन सा खाता होता है कि नाम मात्र का खाता होता है, क्योंकि अंतिम खाता पद्धति में भी हम लोग 2 ही कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब अंतिम खाते में हम लोग कौन कौन से खाते बनाते हैं, तो एक बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो इसमें हमेशा 2 पक्ष तो होते हैं, इनमें भी डेबिट क्रेडिट, और इनमें लायबिलिटी और एसेट्स। तो इसमें जो है ये नाम मात्र का, इसमें शाखा खाता नाम मात्र का होता है, नॉमिनल अकाउंट प्रकृति का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में लिखा हुआ है कि जब शाखा को माल बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, मतलब कि बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, माल की कीमत को समायोजित किया जाता है। तो माल की जो कीमत होती है उसे हम लोग किस में समायोजित करते हैं, शाखा को भेजे गए माल के शाखा को भेजे गए माल खाते को डेबिट करके, शाखा को भेजे गए माल खाते को क्रेडिट करके, स्कंद संचय खाते को क्रेडिट करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है कि जब माल बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, मतलब कि सेल्स प्राइस पर भेजा जाता है, और सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेल प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, तो सेल प्राइस में हम लोगों का प्रॉफिट इंक्लूड होता है। सेल प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा की आगम मदों को मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में देसी मुद्रा में बदला जाएगा। तो वो कौन सी दर पे बदला जाएगा, औसत दर पर,
अंतिम दर पर, प्रारंभिक दर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि जैसे मान लो कि हम लोगों का, एक सेकेंड, हेड ऑफिस, मान लो कि हम लोगों का हेड ऑफिस जो है वो है हम लोगों का इंडिया में, ठीक है, और हम लोगों की ब्रांच जो है वो है हम लोगों की श्रीलंका में। अब हम लोगों की जो ब्रांच है वो कहाँ है? श्रीलंका में। अब श्रीलंका की जो मुद्रा है वो अलग होती है और इंडिया की जो मुद्रा होती है वो अलग होती है। अब मान लो कि अगर हम लोगों की जो ब्रांच है वो मान लो श्रीलंका में ना होके मान लिया हम लोगों ने कहाँ पे है, हम लोगों की जो ब्रांच है वो है हम लोगों की अमेरिका में। अमेरिका में है, मान लो ब्रांच हम लोगों की अमेरिका में, तो अमेरिका में तो क्या पेमेंट होगा? डॉलर का। अब ब्रांच हम लोगों से, मान लो कि ब्रांच ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट जब वो इंडिया में भेजेगी हेड ऑफिस को तो वो डॉलर में भेजेगी। अब ये समस्या आएगी कि वो कौन सी दर पर भेजेगी, ये समस्या आएगी कि डॉलर में भेजेगी, ये तो बात निश्चित है। तो इसमें कौन सी दर पर बदला जाएगा मुद्रा को, देसी मुद्रा को कौन सी मुद्रा में बदला जाएगा? तो औसत दर में, अंतिम दर में, या फिर प्रारंभिक दर में। तो इनकी तीन दरें होती हैं। जो प्रारंभ के दिनों में होती है वो प्रारंभिक दर कहलाती हैं, जो अंतिम के दर में होती हैं वो अंतिम दर कहलाती हैं, जो औसत होती हैं उन्हें औसत दर कहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का औसत दर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का औसत दर पर बदली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा, कौन सी शाखा है हम लोगों की? विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है। तो स्थायी संपत्तियों को किस मूल्य पर परिवर्तित किया जाता है? प्रारंभिक दर पर, क्रय दर पर, औसत दर पर, सॉरी, क्रय की तिथि की दर पर, या फिर अंतिम दर पर, या वह दर जो वसूल की जा सके। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का है कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर है कि विदेशी जो शाखा की स्थायी संपत्तियां हैं उनको परिवर्तित किया जाएगा प्रारंभिक दर पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शाखा समायोजन खाते की प्रकृति कैसी होती है? शाखा जो है समायोजन खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की प्रकृति कैसी होती है? रियल अकाउंट जैसी होती है, मतलब वास्तविक खाते जैसी होती है, पर्सनल अकाउंट जैसी होती है, व्यक्तिगत खाते जैसी होती है, नॉमिनल अकाउंट जैसी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं प्रकृति की होती है? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच जो एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम आपको रीज़न बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो फिर बन जाएगा, ठीक। मुख्य एक विदेशी, मान लो कि 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को अंतिम दिनों में, अंतिम दिन पर होता है ना, अंतिम दिनों में जो शेष आता है उसे शेष बोलते हैं, को किस दर से बदला जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रारंभिक दर पर, अंतिम दर पर, नाममात्र खाता। ये तो बस यहाँ पर गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था इन लोगों को, ऑप्शन में टाइपिंग एरर है ये, तो इनको लिखना चाहिए था औसत दर पर। तो हम लोगों की कौन सी दर है? औसत दर पर। तो कौन, इस चीज़ को हम लोग किस में दिखाते हैं? इनमें से कोई नहीं पर दिखाते हैं, क्योंकि एक दर और होती है हम लोगों की, 4 दरें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इन पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों को ये MCQ पेपर पढ़ना ही नहीं, प्लस पूरा कॉन्सेप्ट भी इनका पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मुख्य कार्यालय के आदेशानुसार आगरा शाखा ने बरेली शाखा को माल हस्तांतरित किया। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में इस प्रविष्टि की क्या होगी? मतलब कि हम लोगों की एक ब्रांच थी कहाँ पे? वो थी हम लोगों की आगरा में। अब आगरा की ब्रांच ने एक ब्रांच और थी, वो कहाँ थी? बरेली ब्रांच। तो बरेली ब्रांच को माल भेजा, तो इस संबंध में जो हेड ऑफिस एंट्री दर्शाएगा वो कौन सी दर्शाएगा? बरेली खाता डेबिट टू शाखा खाते को भेजा गया माल, आगरा शाखा से माल प्राप्त हुआ डेबिट, आगरा शाखा खाता, बरेली शाखा खाता डेबिट, आगरा शाखा खाता क्रेडिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस एंट्री में बताना है कि आप लोगों को एंट्री क्या बनेगी। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि मान लो कि हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस शाखा को माल भेजा गया, तो बरेली शाखा को माल भेजा गया, और अकाउंट का रूल कहता है व्यक्तिगत खाते का कि पाने वाले को रेडी किया जाता है, पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाला डेबिट कौन सा होता है? बरेली शाखा। तो बरेली शाखा हुई हमारे लोगों की डेबिट, ठीक है। और उसके बाद ये माल भेजा किसने है? तो हमेशा एक होता है कि देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्या करो? क्रेडिट करो। तो इसमें जो अकाउंट का रूल होता है वो पर्सनल अकाउंट जैसा होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है हमेशा कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसमें होता है कि बरेली शाखा पाने वाला है और देने वाला कौन है? आगरा शाखा खाता। तो इसमें हम लोगों का सी ऑप्शन इसका
सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आगरा शाखा के मुख्य कार्यालय आगरा के एक ग्राहक से कुछ रुपए वसूल किए। इस व्यवहार की आगरा शाखा की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आगरा शाखा थी एक मान लो कि ये ब्रांच जो है वो ब्रांच कहाँ थी हम लोगों आगरा में। अब इसका जो है ये ब्रांच जो है इसका हेड ऑफिस भी कहाँ पे है? आगरा में। तो अब मान लो कि ब्रांच की जो वसूली की है तो एक ग्राहक ने सीधे ब्रांच को रुपए देने चाहिए थे, ये ब्रांच की वसूली थी, लेकिन इसने दिए किसे? आगरा को, मतलब कि हेड ऑफिस को दे दिए रुपए। तो वो एंट्री पूछा गया है कि वो एंट्री क्या दर्शाएगी, जो आगरा शाखा की पुस्तकों में एंट्री क्या दर्शाएगी, जो ब्रांच अकाउंट है वो क्या एंट्री दर्शाएगी, तो किसे डेबिट करेगी और किसे क्रेडिट करेगी, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो चीज़ आती है उसे हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो वस्तु आती है, जो वस्तु आए, अब वस्तु के रूप में क्या आती है? रोकड़ आती है, तो उसको डेबिट करो। और किसके पास गई है? तो मुख्य कार्यालय शाखा खाता के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आगरा शाखा ने मुख्य कार्यालय को 29/12/2020 को रुपए 1000 भेजे, जो कि मुख्य कार्यालय को 3/1/2021 को प्राप्त हुए, लेकिन सूचना 31/12/2020 को प्राप्त हो गई। 31 दिसंबर 2020 को मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये एंट्री क्या हो सकती हैं। तो इसकी जो एंट्री है वो हम लोगों से पूछी गई है, तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है? तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है कि रोकड़ खाता डेबिट टू आगरा शाखा खाता। तो इस बात को आप लोग याद रखिए कि जब तक रुपए प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक कोई एंट्री नहीं डालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आश्रित शाखा का शाखा खाता बनाते समय निम्न में से किस मद को शाखा खाते में नहीं लिखा जाता? मतलब कि आश्रित शाखा है, एक हम लोगों की कौन सी ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच है। अब उसमें क्या बना रही है? वो ब्रांच अकाउंट बनाती है। अब ब्रांच अकाउंट के द्वारा उसमें कौन सी मद नहीं लिखी जाएगी? माल की हानि नहीं लिखी जाएगी, खुदरा रोकड़ मूल्य नहीं लिखा जाएगा, देनदार या फिर फर्नीचर। तो इनमें से कौन सा मूल्य नहीं लिखा जाएगा? तो डिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा क्या नहीं लिखा जाएगा? माल की हानि को नहीं लिखा जाएगा। ये कौन लिखेगा? ये लिखेगा हेड ऑफिस, क्योंकि ये सारे काम कौन देखता है? हेड ऑफिस। ये डिपेंडेंट ब्रांच नहीं है, सॉरी ये डिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक विदेशी शाखा के अशोध ऋण के प्रावधान को परिवर्तित किया जाता है। एक विदेशी शाखा जो है उसमें से कोई रुपए नहीं मिले हम लोगों को, तो वो किसमें दर्शाएंगे हम लोग, किसमें परिवर्तित करेंगे? प्रारंभिक दर पर, अंतिम दर पर, औसत दर पर, देनदारों पर, लागू दर पर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, देनदारों पर, लागू दर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा, परंतु वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद होने तक शाखा को प्राप्त नहीं हुआ, मान लो कोई मतलब माल नहीं मिला, ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय क्रेडिट करेगा। तो प्रधान कार्यालय क्या किसे क्रेडिट करेगा? किसमें क्रेडिट करेगा? शाखा खाते को, व्यापार खाते को, शाखा को माल भेजे गए खाते को। तो इसमें जो राइट आंसर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा खाते में निम्न में से किस मद का औसत विनिमय दर में परिवर्तन किया जाता है? कि औसत विनिमय दर में परिवर्तन किसका किया जाएगा? भवन, मशीन, आय मद या फिर ऋण पत्र। तो इनमें से कौन सी मद का परिवर्तन किया जाएगा औसत विनिमय दर में? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि आय मद का परिवर्तन औसत दर में किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में लिखा हुआ है कि एक विदेशी शाखा के तलपट को परिवर्तित करते समय लेनदारों को परिवर्तित किया जाता है। लेनदारों को परिवर्तित किया जाता है प्रारंभिक दर पर, औसत दर पर, अंतिम दर पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विदेशी शाखा के लेनदार अगर परिवर्तित की दर आती है तो वो आती है अंतिम दर पर। तो ये दरें जो हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से करिएगा। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय से शाखा को भेजा गया माल यदि शाखा को प्राप्त नहीं होता है तो मुख्य कार्यालय क्रेडिट करता है। तो वो किसमें माल को क्रेडिट करता है? ये ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को
होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ।